So today we will continue our chapter Water and Mineral Metabolism. In the previous lectures we have covered what are minerals and which minerals we have in our body and what are their functions और हमारे पास कौन सी different मिनरल की जब हमारे पास मेटाबॉलिज्म की डिसीजेज हो जाते हैं या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तब हमारे पास कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती हैं मिनरल्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास दो मिनरल्स रह गए थे। फर्स्ट इज कॉपर। तो सबसे पहले कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। अब जो कॉपर हमारे पास मिनरल है, कॉपर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 100 से 150 मिलीग्राम्स कॉपर ऑल द टाइम्स रहता है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉपर है वो हमारे पास लिवर के अंदर होता है। लिवर के अंदर हमारे पास जो कॉपर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हेपाटोक्यूपरीन। जो कॉपर हमारे पास लिवर में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हेपाटोक्यूपरीन। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मिनरल। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली 100 to 150 मिलीग्राम्स कॉपर हमारी बॉडी में होता है, 100 to 150 मिलीग्राम्स। और उसके अलावा हमारे पास जो कॉपर है वो मेजरली हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड होता है लिवर के अंदर। और जो कॉपर हमारे पास लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है वो उसको हम बोलते हैं हेपाटोक्यूपरीन। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है फंक्शंस। हमारा पास जो कॉपर है, कॉपर हमारे पास बहुत सारी ऐसी एंजाइम्स के अंदर एज अ कोफैक्टर काम करता है। जैसे कि हमारे पास साइटोक्रोम कैटालेज एंजाइम है या फिर यूरिकेज एंजाइम है। उसके अलावा हमारे पास आयरन के साथ कंजक्शन के अंदर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में और आरबीसी की हमारे पास मैचुरेशन के अंदर कॉपर रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारे पास जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन होती है, जो न्यूरॉन्स के ऊपर, जब आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है। उस माइलिन शीथ की जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है दैट इज ऑल्सो डन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। और उसके अलावा हमारे पास बोन्स की फॉर्मेशन के अंदर कॉपर रोल प्ले करता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले ये कोफैक्टर की तरह काम करता है साइटोक्रोम कैटालेज एंजाइम के अंदर फर्स्ट। सेकेंडली हमारे पास जो कॉपर है वो हमारे पास किसके अंदर काम करता है, यूरिकेज एंजाइम के अंदर एज अ कोफैक्टर काम करता है। उसके अलावा हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है और आरबीसीज की मैचुरेशन है उसके अंदर हमारे पास कॉपर रोल प्ले करता है अलोंग विद आयरन। और लास्टली हमारे पास बोन्स की जो फॉर्मेशन होती है और हमारे पास जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास होती है विद इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो हमारे पास इतने सारे फंक्शंस प्ले करता है कॉपर। अब कॉपर की अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास सबसे पहले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड बनते हैं, उनकी माइलिन शीथ नहीं बनती, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है हमारे पास लॉस ऑफ वेट देखने को मिलता है इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। उसके अलावा हमारे पास बोन्स के डिसऑर्डर हो जाते हैं। कॉपर हमारे पास बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो अगर हमारे पास कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ बोन देखने को मिलेंगे। अब उसके अलावा हमारे पास एनीमिया हो जाता है, यानी कि आरबीसीज की फॉर्मेशन और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में कॉपर रोल प्ले कर रहा था। तो हमारे पास बहुत बारी क्या होता है, हमारे पास आरबीसीज की जो फॉर्मेशन ना होने की वजह से एनीमिया कॉज हो जाता है इन द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। अब कॉपर से रिलेटेड हमारे पास एक डिसीज आती है जिसको हम बोलते हैं विल्सन्स डिसीज। अब विल्सन्स डिसीज के अंदर हमारे पास क्या होता है, विल्सन्स डिसीज के अंदर जब हमारे पास जो कॉपर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है तब उस केस में हमारे पास विल्सन्स डिसीज होता है। हमारे पास इस डिसीज को हम बोलते हैं हेपाटोलेंटिकुलर डीजनरेशन। हेपाटोलेंटिकुलर डीजनरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉपर होता है वो हमारे पास लिवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन द लिवर there is another condition which is seen in the liver which is known as cirrhosis। तो हमारे पास cirrhosis कॉज हो जाता है ड्यू टू
concentration of copper in the liver. अब उसके अलावा हमारे पास जो ये विल्सन्स डिसीज है, विल्सन्स डिसीज हमारे पास हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। इसके अंदर हमारे पास जो कॉपर का मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे पास जो पेशेंट है उसके अंदर स्टार्टिंग से ही डिसरप्टेड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास उस पेशेंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ कॉपर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। कॉपर की जो हमारे पास एक्सक्रीशन होती है वो लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉपर की कंसंट्रेशन लिवर में इंक्रीज हो जाती है, और लिवर में हमारे पास कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से हमारे पास लिवर में टॉक्सिसिटी कॉज होती है ड्यू टू कॉपर। अब नेक्स्ट जो आयन है हमारे पास वो है जिंक। अब जो जिंक मिनरल है हमारे पास, जिंक हमारी बॉडी में 1.5 to 2.5 ग्राम्स प्रेजेंट होता है। ये भी हमारे पास कोफैक्टर होता है कुछ एंजाइम्स का, स्पेसिफिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम और अल्कोहलिक हमारे पास डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का कोफैक्टर है जिंक। उसके अलावा जो हमारे पास जिंक है ये इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए चाहिए होता है। हमारे पास विटामिन ए की जो सिंथेसिस है उसको भी स्टिमुलेट करता है जिंक। और उसके अलावा हमारे पास जब किसी को चोट लग जाती है, वुंड हो जाता है, तो उसकी जो हीलिंग है वो भी हमारे पास जिंक के हेल्प से होती है। तो जिंक हमारे पास सबसे पहले कोफैक्टर है दो एंजाइम्स का। कौन सी एंजाइम्स है हमारे पास? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज फर्स्ट। सेकेंडली हमारे पास जिंक क्या करता है, हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन के अंदर के लिए रिक्वायर्ड होता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे पास ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाता है। थर्डली हमारे पास जो जिंक है वो विटामिन ए का जो हमारे पास सिंथेसिस है उसके अंदर हेल्प करता है। लास्टली हमारे पास जो वुंड की हीलिंग होती है या फिर जो चोट लग जाती है उसके अंदर हमारे पास जिंक रोल प्ले करता है। तो इसके साथ आपके जो मिनरल्स हैं वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हमने आज कवर करना है वो है वाटर मेटाबॉलिज्म। अब व्हाट इज वाटर मेटाबॉलिज्म? हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि हमारा जो 70% बॉडी वेट है, 70% बॉडी वेट हमारे पास वाटर की वजह से होता है। तो वाटर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जितने भी हमने मिनरल्स पढ़े उनके लिए हमारे पास सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर। हमारी बॉडी में वाटर क्या क्या फंक्शन प्ले करता है? सबसे पहले हमारे पास जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। हमारे पास कैरियर की तरह एक्ट करता है जो हमारे पास न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। उसके अलावा हमारे पास बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वाटर। उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है हमारे पास वाटर। और लास्टली हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स हैं और जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेट करता है हमारे पास वाटर। तो 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर and water plays many important functions in our body, and these functions include lubrication of membranes and joints, and apart from that it plays an important role in electrolyte balance. Electrolyte balance के अलावा हमारे पास body temperature को maintain करने के लिए भी water necessary है। उसके अलावा हमारे पास ये न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारे पास कैरियर की तरह एक्ट करता है, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है जितने भी हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके लिए। तो वाटर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमारे पास वाटर हमारी बॉडी में होता है तो ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे पहले वो कवर करते हैं। अभी हमने फंक्शंस कवर करे कि वाटर के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, यानी कि हमारे पास सेल्स के आउटसाइड फ्लूइड होता है और हमारे पास सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है। तो जो हमारे पास ये फ्लूइड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन है? वाटर। अब जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो हमारे पास जो 50% जो हमारे पास 70% ऑफ बॉडी वेट इज वाटर, and out of that 70% 50% of the water is present in the extracellular fluid and 45% of water is present in the intracellular fluid. So extracellular fluid में भी हमारे पास कहाँ पे
सेल्स के बाहर जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, उसके अलावा हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यूज जो है हमारे पास उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। सो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर व्हाट डू वी हैव? The water is distributed in intracellular fluid and extracellular fluid. 50% of the water is 50% of the body water is present in intracellular fluid and 45 to 50% of water is present in extracellular fluid. और intracellular fluid हमारे पास कौन सा होगा? जो water हमारे पास cells के अंदर present है। और extracellular fluid क्या होगा? जो water हमारे पास प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है और कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वाटर मेटाबॉलिज्म के अंदर वो है वाटर बैलेंस। अब व्हाट इज वाटर बैलेंस? हमारे पास जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कितना वाटर गेन हो रहा है और कितना वाटर हमारे पास लॉस हो रहा है, उसका जो हमारे पास बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं उसको हम कहते हैं, उस फिनोमिना को हम कहते हैं वाटर बैलेंस। अब ये जो हमारे पास गेन होता है वाटर, हमारे पास कहाँ कहाँ से गेन होता है? हम वाटर ड्रिंक करते हैं, फ्लूइड्स जो है हम ड्रिंक करते हैं तो वहाँ से वाटर आता है। उसके अलावा हमारे पास फूड में वाटर प्रेजेंट होता है, जब हमारे पास फूड की कुकिंग होती है तब हमारे पास फूड के अंदर कुछ वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। जब हमारे पास ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है या फिर हमारे पास ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म होती है तब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस के टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है और वो वाटर भी हमारे पास बॉडी में एज अ गेन की तरह काम करता है। और हमारे पास जो वाटर इनटेक है, जो हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो तो हमारे पास डायरेक्टली वाटर आ ही रहा है, उसके अलावा हमारी बॉडी खुद भी वाटर रिलीज करती है जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की, जैसे कि ग्लूकोज। अब उसके अलावा हमारे पास जब गेन हो जाएगा वाटर का तो हमारे पास लॉस भी होता है। तो जो लॉस होता है वाटर वो हमारे पास कैसे कैसे लॉस होता है? लंग्स के थ्रू जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वेपर की फॉर्म में हमारे पास वाटर रिलीज होता है। उसके अलावा सेकेंडली हमारे पास जो लॉस होता है वो जब यूरिन या फीसिस के थ्रू हमारे पास वाटर का लॉस होता है। उसके अलावा हमारे पास स्वेट की फॉर्म में स्किन से रेस्पिरेशन के टाइम हमारे पास वाटर लॉस होता है। अब ये जो हमारे पास जितना हम वाटर गेन करते हैं उतना ही बॉडी वाटर को लूज करवा देती है और इस हमारा जो वाटर गेन और बैलेंस होता है वो हमारे पास बैलेंस्ड रहता है। अगर हमारे पास ये जो वाटर का बैलेंस है वो डिसरप्ट हो जाए, यानी कि हमारे पास अगर गेन बढ़ जाए वाटर का और लॉस इन कंपैरिजन टू लॉस, तो हमारे पास क्या होता है? देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड इडेमा। सो व्हेन वी हैव अ पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि हमारी बॉडी में जब हमारा गेन ऑफ वाटर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लॉस, तो उसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन हो जाती है इडेमा। और इडेमा के अंदर हमारे पास क्या होता है? जो वाटर की रिटेंशन हो जाती है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है हमारे पास और जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इडेमा। अब सेकेंडली हमारे पास अगर लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू द गेन ऑफ वाटर, तब हमारे पास एक कंडीशन आती है विच इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। When the loss of water is more than the gain of water, the condition that is seen is dehydration, यानी कि हमारे पास वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। सो पॉजिटिव अगर वाटर बैलेंस होगा तो हमारे पास इडेमा कॉज होता है और नेगेटिव अगर हमारे पास वाटर बैलेंस होगा तो हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब लास्टली हमारे पास एक टॉपिक आता है वाटर का, जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे पास, और वाटर की जो रेगुलेशन है, ये जो वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, वो हमारे पास कौन से ऐसे हार्मोन्स या कौन सी ऐसी एंजाइम है जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए वाटर के बैलेंस की। तो सबसे पहले हमारे पास जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ADH।
ADH इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन हमारे पास क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये हमारे पास क्या करता है? जब हमारे पास वाटर की जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर कम हो जाए तब हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे पास क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन करवा लेता है हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल्स से। जो हमारे पास जब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, जब हमारे पास किडनी से यूरिन बनता है और हमारे पास यूरेथ्रा में जाता है और हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, तो हमारे पास जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वो क्या करता है? वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देता है हमारे पास यूरिन की, और वो हमारे पास कैसे करता है? वाटर की जो वापस बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है। सो व्हाट डज एंटी डायूरेटिक हार्मोन डू? एंटी डायूरेटिक हार्मोन is responsible for promoting the reabsorption of water and sodium ions. वाटर और सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडली हमारे पास जो हमारे पास ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी रोल प्ले करता है हमारे पास रेगुलेशन के अंदर। अब हाइपोथैलेमस हमारे पास कैसे रोल प्ले करता है? हाइपोथैलेमस के ऊपर एक हमारे पास सेंटर होता है, दैट इज नोन एज थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट सेंटर होता है और ये जो थर्ड सेंटर है ये हमारे पास एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी के अंदर जब वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, तब क्या होता है? हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो थर्ड सेंटर एक्टिवेट होने की वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर हमें सिग्नल आता है कि पर्सन को जो है वो प्यास लगी है या थर्स्ट है, और हमारे पास वाटर जो पर्सन है वो वाटर की इनटेक इंक्रीज करता है। सो हमारे पास हम अभी रेगुलेशन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। जब हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर, तब हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। जो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है ये होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पोस्टीरियर लोब से हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन रिलीज होता है। और वेसोप्रेसिन हमारे पास या एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे पास क्या करता है? हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देता है वाटर की फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। अब सेकेंडली वी हैव हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है? हमारे पास जो हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे पास एक थर्स्ट सेंटर प्रेजेंट होता है, और जब भी हमारे पास डिहाइड्रेशन हो तो उस केस में हमारे पास डिहाइड्रेशन क्या करता है? थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। और थर्ड सेंटर के एक्टिवेट होने से हमारे पास एक पर्सन के अंदर अर्ज आती है कि उसको वाटर कंज्यूम करना है, और वो जो हमारा पेशेंट है या जो पर्सन है वो हमारे पास वाटर कंज्यूम करता है। तो जब भी आप पानी पीते हो आपको प्यास लगती है तो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? थर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, और थर्ड सेंटर एक्टिवेट होने की वजह से आपको लगता है कि आपको प्यास लग रही है और फिर आप पानी कंज्यूम करते हो। अब थर्ड जो हमारे पास ऑर्गन है, जो हमारे पास है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स भी हमारे पास वाटर का जो हमारे पास वाटर की रेगुलेशन है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास क्या करता है? एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है या एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। जो हमारे पास थर्ड ऑर्गन है दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे पास हार्मोन्स रिलीज करता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास क्या रिलीज करता है? एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन हमारे पास क्या करता है? एलिमिनेशन इंक्रीज करवा देता है आयंस की। तो हमारे पास पोटेशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस की जो एलिमिनेशन है वो इंक्रीज करवा देता है एल्डोस्टेरोन।
उसके अलावा हमारे पास क्या करता है, सोडियम का जो हमारे पास एक्सक्रीशन है उसको स्टॉप करवा देता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास आयंस का ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे पास आयंस का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस का जो रिलीज है उसको इंक्रीज करवा देता है, जो एक्सक्रीशन है उनको इंक्रीज करवा देता है। सोडियम आयंस के जो हमारे पास एक्सक्रीशन है उसको डिक्रीज करवा देता है। अब हमारे पास एक पोटेशियम आयन एक्सक्रीट हो रहा है और सोडियम आयन हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वापस, तो हमारे पास जो बैलेंस है वो मेंटेन है। तो हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है या एल्डोस्टेरॉन है वो बैलेंस मेंटेन करता है और हमारे पास एक्सक्रीशन करवा देता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस की। अब लास्टली हमारे पास जो फोर्थ ऑर्गन है वो हमारे पास फोर्थ जो सिस्टम है दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारे पास कैसे वर्क करता है, जो हमारे पास एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर बैलेंस फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो हमारे पास एंजियोटेंसिन कैसे वाटर बैलेंस करवाता है, एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन से बनता है। अब जब हमारे पास जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो जाए, वॉल्यूम का हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम हमारे पास वाटर बनाता है, तो जब हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तब हमारी बॉडी में जो हमारे पास रेनिन सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। जब रेनिन सिस्टम एक्टिवेट होता है वो इन टर्न हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन की फॉर्मेशन करवाता है और एंजियोटेंसिनोजन से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन होती है। फिर से सुनिए हमारी बॉडी में होता क्या है, जब हमारे पास जो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, जब हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम, जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसका वॉल्यूम कम हो जाए, तब हमारे पास जो रेनिन सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। अब रेनिन सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से, रेनिन सिस्टम एक्टिवेट होके क्या करता है, हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन की फॉर्मेशन करता है और एंजियोटेंसिनोजन हमारे पास फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। और एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास जो हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन पढ़ा, इसकी हमारे पास सिक्रीशन करवाता है। और हमने पढ़ा था कि एंटी डायूरेटिक और वैसोप्रेसिन हमारे पास क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करवा देते हैं वाटर की। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो वाटर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, जो जब हमारे पास ब्लड की जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए तब हमारे पास रेनिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और रेनिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाने की वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट होता है और एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट होने की वजह से हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है और एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन की रिलीज के लिए। और हमारे पास जब हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होता है तो वो हमारे पास क्या कराते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करवा देते हैं वाटर की बैक टू द ब्लड। तो और अल्टीमेटली हमारे पास जो ब्लड का वॉल्यूम है वाटर की वजह से वो इंक्रीज हो जाता है। सो विद दिस हमारा जो वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने इसके अंदर मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स हमारे पास क्या होता है फर्स्टली। सेकेंडली हमने पढ़ा कि जो मिनरल्स हैं, जितने हमारे पास कितने मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, इनकी जो हमारे पास डिसीजेज हैं वो कौन सी है जब हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है। थर्डली हमने पढ़ा कि हमारे पास वाटर का जो मेटाबॉलिज्म है, वाटर मेटाबॉलिज्म की वाटर की हमारे पास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या फंक्शंस क्या और रोल प्ले करता है हमारे पास वाटर, वाटर बैलेंस क्या होता है, गेन कहाँ से होता है, वाटर लॉस कहाँ से होता है। उसके अलावा हमारे पास कौन सी कंडीशंस आती हैं जब हमारे पास ये वाटर बैलेंस डिसरप्ट होता है। और लास्टली हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमारे पास वाटर की जो रेगुलेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो थैंक यू एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।